दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाज़ार में गिरावट का माहौल। अब आप देख ही सकते हो कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग का पूरी तरह से माहौल बना हुआ है और लगातार दबाव बन रहा है बाज़ार में। इसके बाद में अगर आप देखें तो जो स्टॉक ज़्यादा दौड़े वो तो सब नीचे आ ही रहे। सुज़लोन जो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है, अब काफ़ी दबाव में आ चुका है। क्या यहाँ पे बिकवाली करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी कुछ संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, आने वाले समय बेहतर कर सकता है? तो मार्केट एक्सपर्ट की यहाँ पे क्या राय निकल के आ रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 2 बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो आज देख सकते हो कि 73.05 पर क्लोजिंग थी 2.66% की गिरावट के साथ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 75.39 पर, कल की क्लोजिंग 75.105 के आसपास थी। इंट्राडे में 75.45 का हाई भी बना, तो अगर बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी बनी जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट, सुबह शुरुआत सेंसेक्स में 250 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई, लेकिन क्लोजिंग के इसमें 400-500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से पूरा माहौल बदल गया। वैसे तो इंट्राडे में 72.40 भी इसने बताया, लेकिन क्लोजिंग 73 के आसपास रही। तो ये गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। आज निफ्टी 50 में भले ही गिरावट कम थी 0.89% की, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट 2.23% की ज़बरदस्त गिरावट थी और इसके पीछे ऑटो सेक्टर का ज़्यादा बड़ा योगदान है। और बाकी भी सारे देखें तो निफ्टी जितने इंडेक्स है, चाहे वो मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, सब जगह पे लगभग 1.5% के आसपास की बड़ी गिरावट देखने को मिली और नतीजा ये रहा कि सभी शेयरों में हमने आज भारी गिरावट देखी है। अब आज की तारीख में देखें तो जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो निफ्टी ऑटो में थी 3.54% की गिरावट और निफ्टी रियलिटी में 3.76% की ज़बरदस्त गिरावट। तो आज सभी इंडेक्स में गिरावट थी, सिर्फ एक निफ्टी आईटी को छोड़ के। निफ्टी आईटी में 1.19% की तेज़ी थी, बाकी ओवरऑल सभी इंडेक्स गिरे और इसी वजह से सुज़लोन में भी आज हमने गिरावट देखी है। अब ये देख सकते हो कि सुज़लोन का स्टॉक 1 अक्टूबर को अगर आप देखें तो स्टॉक जो है तो 80 के आसपास की हमने देखी है प्राइस, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट की चपेट में आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 80 रुपीज़ से स्टॉक गिरते हुए आज की तारीख में आप देखें तो 72-73 तक आ गया है और लगातार दबाव में बना हुआ है। अभी फ़िलहाल 70 के ऊपर जब तक है बाउंस बैक की संभावना बनी है, 70 टूटते ही गिरावट और बढ़ भी सकती है। तो तेज़ी आने के लिए 80 को पार करना बहुत ज़रूरी है। तो यही मार्केट एक्सपर्ट का भी कहना है कि इस समय स्टॉक में आपको वेट करना चाहिए। खरीदारी करने के लिए आपको 80 रुपीज़ को क्रॉस करते हुए देखना चाहिए, उसके बाद में निवेश के बारे में सोचें। तो मार्केट एक्सपर्ट सोमेश कुमार ने कहा है कि मेरे हिसाब से सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक को खरीदने के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। ये स्टॉक जब तक 80 रुपीज़ के ऊपर बंद होने न लगे उसमें तब तक उसमें आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। एक बार 80 को क्लोज करें, उसके बाद में ही इसमें निवेश के बारे में सोचें और 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दें। यानी 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 70 रुपीज़ टूटा स्टॉक तो और काफ़ी नीचे आ सकता है। फिलहाल इसमें स्टॉक में अभी लोअर टॉप की एक संरचना बनी हुई है और 80 के ऊपर एक इसका मुख्य इस समय देखें तो आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इसको पार करने के बाद ही स्टॉक में तेज़ी की संभावना बनेगी। तो जब तक 80 को क्रॉस ना करे नई खरीदारी से बचे, ये सोमेश कुमार का कहना है। तो सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक को अब जो ट्रिगर का इंतजार वो है Q2 का रिजल्ट। उसको Q2 बेहतर आया तो फिर एक तेज़ी की संभावना बन जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया तो अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए इस समय मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ISTS चार्ज से उसको माफ़ कर दिया है। इसको 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस समय जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और ऐसे में कोई भी उसको अपनाना नहीं चाहता है और कोल बेस्ड पावर प्लांट की बिजली को ही इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए सरकार ने इस ISTS चार्ज को कम करके बिजली की जो कॉस्टिंग है उसको कम करने की कोशिश करी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़े इस सेक्टर में और बहुत सारी इंडस्ट्री है वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करे। तो इसका फ़ायदा देखने को मिला है। अब आपके जो सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से जो बिजली का निर्माण हो रहा है वो लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से टैक्स में राहत दी जा रही है। तो ये ISTS जो चार्ज है इसको माफ़ करने का जो सिलसिला 2016 से सरकार ने शुरू किया था और तब से देखें तो इसकी वजह से
जो इंस्टॉल कैपेसिटी है तेज़ी से बढ़ी है, चाहे सोलर हो या विंड। तो सरकार ने अब सोच लिया है कि यहाँ पे अगर निवेश नया लाना है तो सरकार को टैक्स में राहत देनी होगी, और इसीलिए इस चार्ज को अभी आगे और माफ़ी दी जाएगी, और आने वाले समय सरकार और कुछ नए इंसेंटिव भी दे सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो ये एक अच्छी खबर है। आने वाले समय इससे जो इनपुट कॉस्ट घटेगी तो बिजली भी सस्ती बेच पाएंगे। इस समय ग्रीन एनर्जी के जो सबसे मजबूत खिलाड़ी देखें तो आपको राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका दिखा देंगे, जहाँ पे आरी के प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, और ये स्टेट में बिजली का जो खपत है वो भी इन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही हो रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ISTS चार्ज जो माफ़ किया गया सरकार की तरफ से, उसकी वजह बनी है। अभी फ़िलहाल देख सकते हो सोलर सेक्टर के लिए देखें तो जो लगभग सभी स्टेट है जहाँ पे एक अच्छी एक संभावना बनी है, जिसमें आप देख सकते कि 7 जो राज्य है जो सोलर के लिए काफ़ी इस समय ठीक लग रहे हैं। उनका जो वहाँ का जो आप देखें तो वातावरण है वो बिल्कुल सही है। तो उसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आरी के माध्यम से बिजली का निर्माण होता है, उसको अगर दूसरे राज्यों में उस बिजली को भेजना है तो अगर ISTS चार्ज लगता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फिर कोई भी स्टेट बिजली को खरीदना पसंद नहीं करते। इसी वजह से देखिए सरकार ने ये चार्ज घटाया। अब दूसरे राज्य जहाँ पे अगर राजस्थान में बिजली का निर्माण होता है उसको छत्तीसगढ़ में बेचा जा सकता है, उसके चार्ज कम होंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 200 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है सितंबर महीने में, और एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। टोटल 2030 तक के लिए 494 गीगावाट का एक टारगेट रखा गया है। अब इस समय देखें तो जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 250 गीगावाट के आसपास है। तो ये डिफरेंट काफ़ी कम रह गया है। यहाँ पे 250 गीगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से, तो 200 गीगावाट आरी के माध्यम से बिजली का निर्माण हो रहा है। टोटल दोनों मिला के 450 गीगावाट की इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इंडिया CA की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई सितंबर की, उसमें कहा गया है। यहाँ पे सोलर एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी 90 गीगावाट के आसपास है, तो 47 गीगावाट विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी है। 2014 के पहले इंडिया की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी मात्र 75 गीगावाट के आसपास थी, अब वो 200 तक पहुँच चुकी है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, जिसमें सरकार की योजनाओं का फ़ायदा देखने को मिला है, सरकार का प्रोत्साहन देखने को मिला है। अब इंडिया को पूरी तरह से क्लीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए करीब $12.4 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ेगी 2050 तक, तब जाके उस गोल को अचीव किया जा सकता है। तो सरकार की कोशिश जारी है, और आने वाले समय इसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में सुजलॉन जैसी कंपनियां कमाल करेगी ही करेगी, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी न सिर्फ विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट करी है, बल्कि अब सोलर प्रोजेक्ट भी करी है। और कंपनी देख सकते हो कि EPC प्रोजेक्ट करती है, यानी सर्विस मेंटेनेंस का काम करती है, जिससे आप देखें जिस क्लाइंट के लिए ये इंस्टॉल करके देते हैं विंड टर्बाइन, उसके लिए लाइफ टाइम उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी हर महीने उनका रेवेन्यू अर्न होता है। और इसीलिए सुजलॉन का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है। आने वाले इसमें सुजलॉन बेहतर करेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर सोमेश कुमार का जो नज़रिया उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।